नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम लोग अनुवाद और टेंस की कड़ी में बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले दिनों हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समाप्त कर डाला है और मैं यह आशा करता हूं कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे नियमों से अवगत होंगे और भली भांति आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि जब तक आप पुराने नियमों को याद नहीं रखेंगे आगे के नियमों को समझने का कोई मतलब नहीं रहेगा और न तो आप बढ़िया से अनुवाद कर पाएंगे और न ही कुछ नया सीख पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि जो भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के नियम पढ़ा दिए गए हैं आप उसको सदैव याद रखें। आप 2 दिन 3 दिन पर उसको दोहराते रहें, अन्यथा आपका समय भी बर्बाद होगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आप भली भांति जानते हैं कि कोई टेंस जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। और मैंने आपसे ये भी कह रखा है कि जो भी वाक्य हम लिखेंगे हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ नए शब्द उसमें रहें या कुछ ऐसे नाम आए या ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी हो जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह लाभदायक अवश्य होगी। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है, नकुल और सहदेव लकड़ी काट रहे होंगे। अब जो है आप भली भांति जानते हैं कि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। तो क्या आप जानते हैं कि नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था? आपको इस प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में कहीं न कहीं लिखा होगा और आपको उसको खोज लेना चाहिए, और नहीं खोज पाते हैं तो आपको अलग से खोजना होगा और कमेंट करके बतलाना होगा कि नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम है। तो अब चलिए अनुवाद कर लेते हैं। नकुल एंड सहदेव विल बी कटिंग वुड्स। नकुल और सहदेव लकड़ी काट रहे होंगे। अब यह जो अनुवाद किया गया है इसके आधार पर आप नियम भी बना सकते हैं। नकुल एंड सहदेव यह कर्ता हो गया, विल बी या शैल बी जैसी आवश्यकता होगी यह सहायक क्रिया है, और कटिंग को आप देख रहे हैं, कट में आईएनजी जोड़ा गया है, मतलब क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ना है, और उड्स आपका यह कर्म हो गया। तो बस ऐसा ही नियम है। एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं। कुंती और माद्री राजमहल में सो रही होंगी। बिल्कुल वैसा ही नियम है। कुंती एंड माद्री विल बी स्लीपिंग इन द पैलेस। पैलेस का अर्थ होता है राजमहल। और कुंती और माद्री यह भी देखिए महाभारत के दोनों पात्र हैं। जैसा कि मैं बतला चुका हूं कि कुंती के 3 लड़के थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। अब आपको बतलाना है कि माद्री के कौन कौन लड़के थे, उनका क्या नाम है। आप कमेंट करके मुझे बतलाएं। इसके वजह से आप ये भी समझ सकते हो या मैं समझ सकता हूं कि आप महाभारत के बारे में कितना जानते हैं। और नियम तो आप समझ ही गए हैं। कर्ता सबसे पहले लिखते हैं, फिर जो विल या शैल आपको मैं बतला चुका हूं कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। उसके बाद बी है और फिर क्या है, वी आईएनजी, अर्थात क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाना है, फिर कर्म है और उसके बाद शेष बातें, फिर फुल स्टॉप दे देंगे आप। अब जो है ये तो हो गई अफर्मेटिव की बात। अफर्मेटिव के बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस आप भली भांति जानते हैं कि दिए हुए वाक्य में नहीं शब्द होना जरूरी है। जैसे युत्सु दुर्योधन की सहायता नहीं कर रहा होगा। अब देखिए बिल्कुल यह वाक्य तो देखने में अफर्मेटिव की तरह है, लेकिन इसमें नहीं शब्द आ गया है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहां पर भी महाभारत की बात आ गई। दुर्योधन को तो आप भली भांति जानते ही हैं कि गांधारी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन है, लेकिन युत्सु कौन था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
यह आपको पता करना है कि युत्सु वास्तव में किसका भाई था। मैं आपको यह बतला दूं कि नहीं, चलिए बतला दूंगा तो आप समझ जाएंगे और थोड़ा भी आप कोशिश नहीं करेंगे। खैर, बतलाने वाला यह था कि युत्सु जो है पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। तो अब आप जरा अंदाजा लगाएंगे कि युत्सु किसका भाई था। इसका अनुवाद करना है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। युत्सु विल नॉट बी हेल्पिंग दुर्योधन। अब जो है बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह है, युत्सु विल और उसके बाद क्यों नॉट आ जाएगा, अन्यथा पूरा का पूरा नियम साधारण वाक्य का है। तो युत्सु विल नॉट बी हेल्पिंग दुर्योधन, यह आपका वाक्य पूरा हो गया। एक और देखते हैं। अभिमन्यु अपने पिता को नहीं बुला रहा होगा। अब बिल्कुल वही है, नियम बिल्कुल आसान सा है। देखते हैं हम लोग। अभिमन्यु विल नॉट बी कॉलिंग हिज फादर। अभिमन्यु विल नॉट बी कॉलिंग हिज फादर, बिल्कुल वही है। कर्ता विल है, चूंकि अभिमन्यु एक वचन है, या जैसा मैं बतला रखा हूं कि आई वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं। तो अभिमन्यु विल नॉट बी कॉलिंग हिज फादर, यह हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नियम क्या है, कर्ता है, सबसे पहले कर्ता रखते हैं, विल या शैल आवश्यकता अनुसार, फिर नॉट होता है, फिर बी होता है, और फिर क्रिया के पहले रूप में आईएनजी, और उसके बाद कर्म और शेष बातें। बस यही नियम है। आप इसको उदाहरण को ज्यादा पढ़ें और उदाहरण से आप नियम खुद बना सकते हैं। आप नियम रटते रहेंगे, यह बहुत कठिन हो जाएगा और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण आपको याद रहेगा, आप बढ़िया से कर लेंगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव, जिसको कि आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ये वाक्य प्रश्न पूछने के काम आते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक वह जिसमें क्या शब्द पहले आता है, और दूसरा वह जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो पहले हम लोग टाइप 1 बात करते हैं। क्या गांधारी रो रही होगी? अब देखिए, यह भी नाम महाभारत से आया हुआ है। आप जानते हैं गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम है और गांधारी के 100 पुत्र थे। अब 100 पुत्र में सबसे बड़ा कौन था, वो तो आप भली बात जानते ही हैं। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप पता करें, क्योंकि गांधारी के सबसे बड़े पुत्र का आपको नाम यदि पता नहीं है तो समझ लीजिए आप महाभारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो क्या गांधारी रो रही होगी? अब इसका अनुवाद सीखते हम लोग हैं। विल गांधारी बी क्राइंग? कितना आसान सा है। यह सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, क्या शब्द पहले आता है तो सहायक क्रिया सबसे पहले रखते हैं, अर्थात विल या शैल रखेंगे। उसके बाद कर्ता, गांधारी कर्ता के रूप में है, फिर बी हो गया, और क्रिया के पहले रूप में आईएनजी। बिल्कुल बस इतना ही करना है और आपका वाक्य पूरा हो गया कि विल गांधारी बी क्राइंग, इसका अर्थ है क्या गांधारी रो रही होगी। एक और उदाहरण है, क्या हम व्योमनाट के बारे में पढ़ा रहे होंगे? व्योमनाट एक ऐसा शब्द है जिसको इसरो ने कॉइन किया हुआ है, इसरो ने बनाया हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंतरिक्ष यात्री। हालांकि अंतरिक्ष यात्री को अंग्रेजी में हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं, लेकिन हम भारत के लोगों द्वारा अर्थात इसरो के द्वारा बनाया गया यह एक नया शब्द है। जो अंतरिक्ष में जाएगा उसको व्योमनाट कहे, हम लोग कहेंगे। आप जानते हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भारत के पहले व्योमनाट हैं। तो क्या हम व्योमनाट के बारे में पढ़ा रहे होंगे? अब इसको जो है हम लोग देखते हैं, कितना सिंपल सा है। शैल वी बी टीचिंग अबाउट व्योमनाट? यहां पर देखिए, आपको ध्यान देना होगा कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत जरूरी है।
अब क्या हम, जैसा कि हम जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, शैल वी बी टीचिंग अबाउट विल नॉट। अब यहां पर देखिए विल या शैल आवश्यकता अनुसार, उसके बाद कर्ता, फिर बी लगाते हैं क्रिया के पहले रूप में आईएनजी, और फिर अबाउट वेव नॉट के बारे में। आपका वाक्य पूरा हो गया। इसका नियम तो आप समझ ही गए हैं। विल या शैल सबसे पहले लगेगा, फिर कर्ता रहेगा, फिर बी रहेगा, और क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगेगा, कर्म होगा, शेष बातें लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आपका टाइप 1 वाक्य पूरा हुआ। अब जरा हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। दुर्योधन राधे को क्यों बुला रहा होगा? अब यह टाइप 2 क्यों है? क्योंकि दिए हुए वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है। तो दुर्योधन राधे को क्यों बुला रहा होगा? अब बहुत ही आसान सा इसका भी है। देखिए पहले क्या बनाया गया है। वाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, और प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं टाइप 2 में। तो वाई विल या शैल आवश्यकता अनुसार, फिर कर्ता लिखते हैं, और उसके बाद बी लगाते हैं, फिर क्रिया के पहले रूप में आईएनजी, और उसके बाद कर्म। तो आपका वाक्य हो गया वाई विल दुर्योधन बी कॉलिंग राधे। अब यहां पर देखिए एक और प्रश्न आ गया। राधे दुर्योधन के मित्र का नाम है, लेकिन वास्तव में राधे नाम नहीं था, नाम कुछ और है। लेकिन राधे इसलिए कहा जाता है कि इनकी माता का नाम राधा था। लेकिन किस नाम से ज्यादा चर्चित हैं? और हिंट के रूप में आपको मैं और बतला दूं कि राधे अंगराज के राजा भी थे। तो अब आप बतला सकते हैं कि राधे का मूल नाम क्या है। एक वाक्य हम लोग और देखते हैं। मैं बर्बरिक को ताना क्यों दे रहा हूंगा? अब बर्बरिक, यह भी देखिए महाभारत से ही यह पात्र है, महाभारत से यह शब्द लिया गया है। तो मैं बर्बरिक को ताना क्यों दे रहा हूंगा? पहले जरा बर्बरिक के बारे में आपको बतला दूं। भीम के लड़के का नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के लड़के का नाम था बर्बरिक, अर्थात बर्बरिक के दादाजी का नाम था भीमसेन। भीम को भीमसेन भी कहा जाता है। तो मैं बर्बरिक को ताना क्यों दे रहा हूंगा? अब देखिए इस वाक्य में भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, इसलिए हम लोग अनुवाद करते वक्त क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे। आप देख सकते हैं वाई शैल आई बी। अब शैल क्यों लग गया है? क्योंकि कर्ता के रूप में आई आया हुआ है, और आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। तो वाई शैल आई बी टॉन्टिंग बर्बरिक। टॉन्ट का मतलब होता है ताना देना। तो वाई शैल आई बी टॉन्टिंग बर्बरिक। अब नियम तो आप समझ ही गए हैं, न भी बतलाया जाए तो भी आप बतला सकते हैं कि डब्ल्यूएच शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद विल या शैल आवश्यकता अनुसार, आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल, फिर क्या है कर्ता है, फिर बी है, फिर बी1 है, और उसमें आईएनजी लगाया गया है, फिर कर्म है प्लस शेष बातें। बिल्कुल यही है। और नियम तो देखिए आप पढ़ सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए मैंने नियम लिख दिया है। लेकिन बहुत ही आसान और अच्छी बात रहेगी कि आप दिए हुए वाक्यों को पढ़ें, और दिए हुए वाक्यों को यदि आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि वाक्यों के आधार पर आप नियम को बना सकते हैं। तो आप नियम बनाने की योग्यता भी हासिल कर लेंगे। तो ऐसा यदि करते हैं तो सारे टेंस आपको भली भांति याद भी रहेंगे, और बोलने में कोई समस्या नहीं होगी। आप किसी भी दिए हुए हिंदी के वाक्य को आसानी से अनुवाद कर लेंगे, और देखेंगे कि टेंस जैसे ही समाप्त होता है, और यदि आप नियमों से अवगत हैं, वाक्य को पहचान करने की क्षमता रखते हैं, तो आप स्वयं को पाएंगे कि आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो गए हैं, और साथ में आपका न जाने कितना सामान्य ज्ञान बढ़ गया होगा। अब इसी वीडियो में देखने के बाद आपको महाभारत के बहुत सारे नाम आ चुके हैं, तो आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ नए शब्द भी आपके शब्दकोश में बड़े होंगे, जैसे टॉन्टिंग हुआ, पैलेस हुआ।
तो यह आप रोज 2-4 शब्दों को ऐसे सीखते रहेंगे तो एक दिन शब्दकोश भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और बिना शब्दकोश के आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। आप जितने ही अधिक शब्दकोश याद करेंगे, जितने शब्द याद करेंगे, आपकी अंग्रेजी उतनी ही बढ़िया होगी। तो आप शब्दकोश को याद करते रहें, सामान्य ज्ञान को याद करते रहें, अनुवाद के नियमों को देखते रहें और वर्तमान वीडियो और इससे पहले यदि आपको भूल गया है तो देख लेवें, याद हो जाएं, अपनी अंग्रेजी को अच्छा करें और आप अच्छा करके आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।